हमने नए सेल्स के फॉर्मेशन के बारे में अभी क्या सीखा? सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये भी देखा कि ये डीएनए संबंधित बदलाव से गुजरते हैं। लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस कैसे होता है? एक सेल अपने जैसा ही दूसरा सेल कैसे प्रोड्यूस करता है? खैर, हम सेल थ्योरी के दो मुख्य पोस्टुलेट्स को जानते हैं। पहला, एक सेल जीवन का फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं। लेकिन अगर ये सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसे हम ध्यान से देखें। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस है जहां कुछ क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब अगर ये सेल अपने जैसे ही दूसरा सेल बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई बहुत ही करीबी आपके अपार्टमेंट से चला जाए। हालांकि आप ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें रहने के लिए एक घर ढूंढेंगे। एक बार ये हो जाए तो आप उस व्यक्ति को नए घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें ला देंगे, जैसे कि किचन के बर्तन, स्टोव, पलंग, मशीन्स और दूसरी कई चीजें। जैसे ही आप अपने जैसा ही दूसरा अपार्टमेंट बना लेते हैं, आप उस व्यक्ति को वहां जाने के लिए कह देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि नया घर सेट करना एक नया सेल एपरेटस बनाने के बराबर है। यहां सेल भी सेम ही प्रकार में डिवाइड होता है। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और अपने जैसे एक दूसरी समान कॉपी बनाते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, वो बाहर नहीं फेंके जा सकते। एक सेल एपरेटस बनाता है और फिर डुप्लीकेट हुए डीएनए के मास को नए सेल्स में भेजा जाता है। अब हम इसी एनालॉजी को सेल डिवीजन समझने के लिए रिलेट कर सकते हैं। जिस सेल को डिवाइड होना हो, वो सबसे पहले डुप्लीकेट किए गए मटेरियल को अच्छे से रखने की व्यवस्थाएं करेगा। इसीलिए वो अपने साइटोप्लाज्म को भी डुप्लीकेट कर लेता है। अब जैसे जैसे ये साइटोप्लाज्मिक मास बढ़ने लगता है, वैसे ही डुप्लीकेट हो चुका डीएनए इस नए से बनी जगह को ऑक्यूपाई करने लगता है और ये डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल इस ग्रोइंग साइटोप्लाज्म में जाकर बैठ जाता है। चलिए, हम आपसे यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि नया सेल पेरेंट सेल के समान होता है? खैर, इसका आंसर होगा नहीं। क्या आप आश्चर्य हो गए? आप सोच रहे होंगे कि ये अलग कैसे हो सकते हैं अगर वो डुप्लीकेट्स हैं, है ना? डीएनए का डुप्लीकेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हर बार पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए जबकि डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस को एग्जैक्टली सेम डीएनए मास को जन्म देना चाहिए, यह हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी यहां केमिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, जिससे दोनों के बीच कुछ अंतर हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि दोनों ही सेल्स बहुत अलग होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर बहुत ही कम होगा और उसका होना बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होता है अगर नया डीएनए मास एकदम ही अलग हो? तो वो सेल एपरेटस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। सेल एपरेटस सिर्फ एक विशेष प्रकार के डीएनए मास को रख पाएगा और एक बहुत ही अलग नए वाले को नहीं। पर फिर भी ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए पूरी तरह से अपने ओरिजिनल डीएनए से अलग नहीं होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि अगर वो पूरी तरह से अलग बन जाए तो उसे नए सेल में अकोमोडेट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए डीएनए में सिर्फ थोड़ा ही वेरिएशन होना संभव है। लेकिन चलिए, हम आपसे पूछते हैं, क्या वेरिएशन सच में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक है? कुछ समय लें और इसके बारे में सोचें। क्या होगा अगर हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं होते? जब तक आप सोच रहे हैं, चलिए अगले वीडियो पर बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपके विचार सही दिशा में जा रहे थे।